Power system analysis, online lecture number 16. We are going to start new chapter, that is chapter number 10. The title of this chapter is symmetrical faults. नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर हम फॉल्ट्स को देखेंगे, लेकिन फॉल्ट्स के अंदर फिर एक सिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को ही पढ़ेंगे। So, the contents of today's lectures will be specifically, we will look at causes of different kinds of faults, और उसके अलावा types of faults कौन कौन से हैं, और उसके बाद ट्रांजिएंट्स जब जनरेट होते हैं, अगर हमारे पास रेजिस्टर और इंडक्टर की कम्बिनेशन हो सीरीज़ में, ऐसी सर्किट्स के अंदर जो ट्रांजिएंट्स जनरेट होंगे उनको हम देखेंगे। So, first of all, we are looking at causes of faults. A fault in a circuit is any failure which interferes with the normal flow of current. So, most faults on transmission lines of 115 kilovolt, 115 kilovolt and higher are caused by lightning, which results in the flashover of insulators. 115 हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में, ये रेटिंग्स डिफरेंट है। 32 की भी है, उसके अलावा 33 की भी है, सॉरी, और 66 की भी है, 132 की भी है, 220 के भी। ये सारे ट्रांसमिशन लाइंस हैं। तो ऐसे लाइंस के ऊपर या इससे हायर वोल्टेजेस के ऊपर, चूँकि बहुत ज़्यादा लेवल होती है उसकी वोल्टेज की, इस वजह से जो सबसे मेजर काज ऑफ फॉल्ट है दैट इज़ लाइटनिंग। जो नेचुरल लाइटनिंग होती है उसी वजह से ज़्यादातर यहाँ पे फॉल्ट अक्कर हो जाते हैं, विच रिजल्ट इन द फ्लैश ओवर ऑफ इंसुलेटर्स। आपको पता है इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं टावर्स के साथ, तो वो इंसुलेटर्स फ्लैश ओवर कर जाते हैं। वो कैसे कर जाते हैं? द हाई वोल्टेज बिटवीन अ कंडक्टर एंड द ग्राउंडेड सपोर्टिंग टावर, जो टावर लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, काजेज आयोनाइजेशन। जो एयर होती है उसके अंदर, ठीक है, वो आयोनाइज हो जाती है। उसके अलावा आपने देखा होगा प्रैक्टिकली जो बड़े लाइन बिछे हुए होते हैं, तो उसके ऊपर एक बारीक सा कंडक्टर बिछाया जाता है। उसका पर्पस यही होता है कि जो ही लाइटनिंग हो सबसे पहले उसके ऊपर पड़े और वो जो है उसको फौरन ग्राउंड के अंदर लेके जाएं। वो हर टावर के अंदर ग्राउंडेड होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उससे बच के कहीं, या वो उसकी मेंटेनेंस नहीं होती सही तरह से, या कोई और वजह से दूसरे लाइंस के ऊपर जो फेज लाइंस हैं, लाइव वायर्स हैं, उसके ऊपर आ जाती है लाइटनिंग। तो आपको पता है लाइटनिंग की वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, 10,000 वोल्ट आई थिंक, इतनी उसकी वैल्यू है। तो होती है, डिफरेंट काइंड के होते हैं, प्लस लाइटिंग, माइनस लाइटिंग, यानी उसके आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लाउड्स के अंदर जो प्लस माइनस आयंस होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। पावर क्वालिटी में शायद आपने पढ़ा हो, अगर ये पावर क्वालिटी का कोर्स नहीं है मेरे ख्याल में। तो इन्हीं हाँ, जो ग्राउंडेड सपोर्टिंग टावर है, और वहाँ पे कंडक्टर के साथ जो है हाई वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है, जाहिर बात है। अगर 220 kV लाइन है, which provides a path to the ground for the charge induced by the lightning stroke। ठीक है, लाइटनिंग जब आ जाती है तो वो आयोनाइज हो जाती है, वो टावर पूरी की पूरी एज अ कंडक्टर उसको करती है काम। उसके अलावा चूंकि वो ग्राउंड की होती है, वंस द आयोनाइज्ड पाथ टू ग्राउंड इज एस्टेब्लिश्ड, द रिजल्टेंट लो इम्पिडेंस टू ग्राउंड allows the flow of power current from the conductor to ground। तो जो पावर की करंट की वैल्यू होती है वो ग्राउंड के अंदर फ्रॉम द कंडक्टर टू ग्राउंड चली जाती है, एंड थ्रू द ग्राउंड टू द ग्राउंड एंड न्यूट्रल ऑफ अ ट्रांसफार्मर और जनरेटर जो लगे हुए होते हैं जगह जगह पे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं, या अगर जनरेटिंग स्टेशन के करीब कहीं लाइटनिंग हो जाती है तो वहाँ जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, वो सारे न्यूट्रल होते हैं, ग्राउंडेड न्यूट्रल होते हैं। सो वहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और ये सारे इक्विपमेंट्स भी डैमेज हो सकते हैं, और उसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन भी जल सकती है। सो दीज आर डिफरेंट वेज हैं, लेकिन इसके प्रोटेक्टिव मेथड्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओपन पड़े होते हैं, रिलेज होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार वो मिस आउट कर जाते हैं और इक्विपमेंट जल सकता है। सो लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है।
नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, काजेज ऑफ फॉल्ट को आपको पता चला। हम लो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पे हम ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस की बात कर रहे थे। तो हम फॉल्ट्स की जब बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, तो हम इन ही ट्रांसमिशन लाइंस के लिए उसको देखते हैं। सबसे पहले है लाइन टू लाइन फॉल्ट्स, और उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स है, एटसेट्रा। सो लाइन टू लाइन फॉल्ट्स नॉट इन्वॉल्विंग ग्राउंड आर लेस कॉमन। ये होता नहीं है कि दो कंडक्टर्स आपस में इतने हाई वोल्टेज लाइंस के ऊपर आपस में, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस होता है इनका आपस में, और वो क्लोज इन कंटेक्ट आ जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए। ओपनिंग circuit breakers to isolate the faulted portion of the line from the rest of the system interrupts the flow of current in the ionized path and allow deionization to take place। जाहिर बात है, जब फॉल्ट आ जाती है तो सर्किट ब्रेकर लगे हुए होते हैं, उनकी रेटिंग्स होती है, शॉर्ट सर्किट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और हेल्थी पोर्शन ऑफ द पावर सिस्टम जो है वो आइसोलेट कर जाता है फॉल्टेड पोर्शन से। After an interval of about 20 cycles to allow deionization, breakers can usually be reclosed without re-establishing। आपको पता है रिक्लोजर लगे होते हैं, ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग होती है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग का यही मतलब है कि जिस तरह फ्रीक्वेंसी के 50 साइकिल्स हैं, तो यहाँ पे 20 साइकिल्स के बाद ऑलमोस्ट वो जो आयोनाइजेशन आ जाती है फॉल्ट की वजह से, वो डी आयोनाइज हो जाती है ऑटोमेटिकली, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली दोबारा से रिक्लोज कर जाते हैं। सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, कहीं पे एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज शोन दैट अल्ट्रा हाई स्पीड रिक्लोजिंग ब्रेकर्स सक्सेसफुली रिक्लोज आफ्टर मोस्ट फॉल्ट में ऐसा होता है। Of those cases where reclosure is not successful, many are caused by permanent faults। Permanent faults के केस में तो वो reclosing नहीं होगी, where reclosure would be impossible regardless of the interval between opening and reclosing। Permanent faults are caused by lines being on the ground। कोई लाइन है फॉर एग्जाम्पल वो ज़मीन के ऊपर आ गई है, नीचे गिर गई है, कट आउट हो गई दरमियान में, बाई इंसुलेटर स्ट्रिंग्स ब्रेकिंग, इंसुलेटर का जो स्ट्रिंग होता है वो टूट जाता है, वो उस केस में तो रिक्लोजिंग नहीं हो सकती, परमानेंट फॉल्ट होती है। बिकॉज ऑफ आइस लोड्स, जो हमारे पास ऐसे इलाके हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो उसकी वजह से जो ऊपर लोड पड़ जाता है कंडक्टर्स के ऊपर, वो टूट जाते हैं, या बाई परमानेंट डैमेज टू टावर्स, कोई टावर जो है वो नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, एंड बाई सर्ज अरेस्टर फेलियर। सो ऐसे केसेस के अंदर जाहिर बात है रिक्लोजिंग नहीं हो सकती। रिक्लोजिंग हो भी जाए तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगी। सो अदरवाइज 20 साइकिल्स के बाद रिक्लोजिंग होती है और सर्किट जो है वो डी आयोनाइज हो चुका होता है, इस वजह से सक्सेसफुल भी। So experience has shown that between 70 to 80% of transmission line faults are single line to ground faults। Keep in mind ये फिगर कि एक बुक के अंदर मैंने 95% तक देखा था, इन हाउस 70 to 80% जो फॉल्ट्स हैं यहाँ पे इस बुक के अंदर, दीज आर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। एक लाइन ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के साथ टच कर जाती है, आइदर बाई लाइटिंग स्ट्रोक जो हमने पढ़ा भी पिछले स्लाइड्स के ऊपर, या वो फ़ौरन ज़मीन के ऊपर लाइन जो है कट आउट हो जाती है, टूट जाती है, बीच में से ज़मीन पे आ जाती है। ये भी एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, विच अराइज फ्राम द फ्लैश ओवर ऑफ ओनली वन लाइन टू द टावर एंड ग्राउंड। और ज़्यादातर इस तरह होता है कि जो टावर और कंडक्टर्स के दरमियान जो आयोनाइजेशन हो जाती है, वो डी आयोनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ग्राउंड के अंदर वो टावर जो है वो कंडक्ट कर जाती है। सो इसी को सिंगल लाइन ऑलमोस्ट यही होता है। रफली 5% ऑफ ऑल फॉल्ट्स इन्वॉल्व ऑल थ्री फेजेस। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, यानी आउट ऑफ 100 5% केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे तीनों फेजेस जो है वो इन्वॉल्व हों किसी फॉल्ट के केस में। देर आर दीज आर द सो कॉल्ड सिमेट्रिकल थ्री फेज फॉल्ट। इस चैप्टर का टाइटल भी यही है, विच आर कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओनली दिस चैप्टर कवर्स 5% ऑफ द फॉल्ट्स विच कैन अकर इन पावर सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम। सो जो हमारे पास बाकी सारे फॉल्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, यहाँ पे हम देखेंगे और ये चैप्टर 12 के अंदर हम कवर करेंगे। तो अभी तक यानी इस चैप्टर के अंदर हम 5% फॉल्ट्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि तीनों फेजेस के ऊपर आ जाती है फॉल्ट, तो सिमेट्रिकल वे से डिस्टर्बेंस आ जाती है। अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट्स आर लाइन टू लाइन फॉल्ट्स,
which do not involve ground and double line to ground faults. ठीक है, तो कितने केस में टाइप्स हो गए? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट्स, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स। ठीक है, और दो तरह के हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ऑल द अबव फॉल्ट्स एक्सेप्ट द थ्री फेज टाइप्स कॉज इन इम्बैलेंस बिटवीन द फेजेस एंड सो दे आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। दीज आर कंसीडर्ड इन चैप्टर नंबर 12। ठीक है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड इज अनसिमेट्रिकल, लाइन टू लाइन फॉल्ट इज आल्सो अनसिमेट्रिकल। अगर तीनों लाइन नहीं है, तीनों लाइन हैं तो फिर सिमेट्रिकल में आ जाता है। और इस तरह डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑल दीज आर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम इसको कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को देखेंगे। The currents which flow in different parts of a power system immediately after the occurrence of fault differ from those flowing a few cycles later, just before circuit breakers are called upon to open the line on both sides of the fault. जाहिर बात है, जो नॉर्मल करंट की फ्लो होती है उससे डिफरेंट होगी। ट्रांसमिशन लाइन या पावर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो करंट की फ्लो होगी वो डिफरेंट होगी। किससे? फॉल्ट जो ही अक्कर हो जाता है और ट्रांसमिशन जब तक ब्रेकर ने ओपन ना किया हो तो उससे उसकी फ्लो डिफरेंट होती है। जाहिर बात है, वो हाई मैग्नीट्यूड का करंट की वैल्यू हो जाती है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है उससे कई गुना बढ़ जाती है, 5 to 10 टाइम्स भी हो सकती है लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में। And all of these currents differ widely from the currents which would flow under steady state condition if the fault were not isolated from the rest of the system by the operation of circuit breaker। जाहिर बात है, सर्किट ब्रेकर को जब अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड फॉल्ट होती है, फॉल्टेड करंट होती है जो कि इक्विपमेंट को डैमेज कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन से इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। टू ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स डिपेंड्स ऑन आर द करंट फ्लोइंग immediately after the fault occurs। सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग्स हैं, सर्किट ब्रेकर की जो कैलकुलेशन है, सिलेक्शन है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक है कि डायरेक्टली जो ही फॉल्ट आ जाए उस लम्हे के ऊपर करंट की वैल्यू कितनी होगी, एंड द करंट विच द ब्रेकर मस्ट इंटरप्ट। ठीक है, और जो कैपेसिटी होती है यानी इंटरप्टिंग करंट की ब्रेकर की वो कितनी होगी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर सर्किट ब्रेकर को सिलेक्ट किया जाता है। In fault analysis, values of these currents are calculated for the different types of faults at various locations in the system। तो सर्किट ब्रेकर हर जगह पे एक जैसे इंस्टॉल नहीं होते। एक तो सर्किट ब्रेकर के टाइप्स हैं, उसके बाद सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग्स हैं, और उसके अलावा डिफरेंट सिस्टम्स है। जहाँ जहाँ पे यानी अगर कोई लाइन बिछी हुई है जनरेशन से लेकर एंड तक, लोड सेंटर तक, बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच में, तो हर जगह पे डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर्स यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। The data obtained from fault calculations also serve to determine the settings of relays which control the circuit breaker। जाहिर बात है, कंट्रोल सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली, तो सर्किट ब्रेकर के अंदर कोई सेंसिंग डिवाइस नहीं है। सेंस कहाँ कर हो जाती है करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू? वो सीटीज या पीटीज के थ्रू। करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो रिले के साथ लगे हुए होते हैं, रिले सेंस करता है और रिले पर जो है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है ओपन आर क्लोज, जिसके बाद फॉल्टेड सेक्शन जो है वो आइसोलेट होता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर के सिलेक्शन से पहले फॉल्ट कैलकुलेशंस की जिस तरह सिमुलेशन हम करते हैं तो उसके अंदर हम फॉल्ट डिफरेंट अप्लाई करते हैं, फॉल्ट करंट को देखते हैं, उसके बाद सर्किट ब्रेकर की चॉइस के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट फिगर्स के ऊपर मैंने आपको दो तीन फिगर्स डाले हुए हैं, वो मेरे अपने पेपर के हैं जहाँ पे मैंने डिफरेंट फॉल्ट्स अप्लाई किए हैं। तो यू कैन सी द फॉल्टेड करंट मैग्नीट्यूड, और उसके बाद सर्किट रिले का एक सर्किट मैंने दूसरी बुक से लिया हुआ है, आप उसको। So you can see from here फिगर 5, ये मेरे पेपर का है, पावर वाइंडिंग करंट अंडर डिफरेंट केसेस। ये है नॉर्मल स्टेडी स्टेट के केस के अंदर। ए को देखें, फेज ए, फेज ए बी सी है, 3 फेजेस है, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को देखें आप, दिस इज एम्पेयर्स, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 एम्पेयर्स के अंदर है स्टेडी स्टेट में। बी के अंदर सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट जब हम ले आते हैं इसके ऊपर, तो यू कैन सी फेज ए के ऊपर तो इसका मैग्नीट्यूड चला जाता है ऑलमोस्ट 2K की, ये 10⁻⁴ है, तो ये ऑलमोस्ट 2K के ऊपर चला जाता है, या 25K के ऊपर चला जाता है, 23K इसकी वैल्यू है आई थिंक। जो सी फेज टू फेज फॉल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन 2 फेज के ऊपर फॉल्ट आ गई।
फेज ए और फेज बी आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। यू कैन सी दिस इज फेज ए, दिस इज फेज बी। तो आप मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं। और सिमिलरली ये 22 सेकंड के ऊपर फॉल्ट अप्लाई किया जा रहा है। डबल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर केस में भी यही सिचुएशन है। आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड की लेवल बहुत हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वैल्यू जो यहाँ पे 250 एम्पेयर तक थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेज ए के ऊपर फॉल्ट लाया जा रहा है 22 सेकंड के बाद। तो यू कैन सी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहाँ 250 एम्पेयर है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से ये 3500 एम्पेयर तक चला जाता है। पावर वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर की तरह एक इक्विपमेंट है, उसकी वाइंडिंग को ग्राउंड किया गया है, फॉल्ट लाया गया है 22 सेकंड के ऊपर इन फेज ए ऑफ पावर वाइंडिंग। तो आप देख सकते हैं इस इन फिगर्स का मतलब ये है कि आप अपनी आंखों से देख सके कि फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है नॉर्मल करंट की जो फ्लो है उससे। और यहाँ पे रिले को मैंने दिखाया था, दिस इज अ बस बार। ये आपने पीडीयू के अंदर पढ़ा होगा। सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर का काम इसको क्लोज करना या ओपन करना। 0 और 1 इंस्ट्रक्शंस हम बेचते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज सीटी। रिले भी बजाते खुद सीटी और पीटी के अलावा कुछ यानी खुद से काम नहीं कर सकती। करंट मेजर होता है, वोल्टेज मेजर होता है, रेफरेंस वैल्यूज के साथ कंपैरिजन होती है, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम्स है, डिफरेंशियल है, ओवर करंट है, उसके अलावा जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, डिफरेंट बहुत सारे प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं। तो जो भी यहाँ पे अप्लाई होता है वो कैलकुलेट करके फिर रिले के अंदर आपके कॉयल लगे होते हैं, ट्रिप कॉयल है और यहाँ पे रिले कॉयल है। उसके अलावा जो मैग्नेटाइज हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है और इस तरह इंस्ट्रक्शन यहाँ पास आउट हो जाती है। दिस इज अ रिले सर्किट। रिले जो नाउ ट्रांजिएंट्स इन आर एल सीरीज सर्किट्स। अभी तक हमने कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स को देखा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइटनिंग की वजह से अल्ट्रा हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके ऊपर आ जाती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स को देखा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और 3 फेजेस के ऊपर जो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं। फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स को भी हमने देखा। चैप्टर 12 के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। The selection of a circuit breaker for a power system depends not only on the current the breaker is to carry under normal operating conditions but also on the maximum current if it may have to। ये आप जब momentarily जो करंट फ्लो करेगी एंड द करंट इट मे हैव टू इंटरप्ट एट द वोल्टेज ऑफ द लाइन। इसका मतलब है कि आप जब किसी कंपनी के सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट उठाएं, उसका डेटा उठाएं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें गिवन होती है। मोमेंटरली वो होती है, यानी कोई कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि फॉल्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 या 2 सेकंड के लिए होता है। तो नॉर्मली 4 सेकंड तक उसको वेट करता होता है सर्किट ब्रेकर, 4 सेकंड तक नॉर्मली रेटिंग या 3 सेकंड तक। तो मोमेंटरली वो यानी अपर एंड डाउन आ जाती है करंट के वैल्यू के ऊपर। यानी सर्किट ब्रेकर को फॉर एग्जांपल हमने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि 3 किलो एम्पेयर से जब करंट बढ़ जाए तो आपने ट्रिप होना है। अब होता क्या है, 4 सेकंड तक एक दफ़ा 3100 पे चली गई, पर 22 पे आ गई, फिर 33 पे चली गई, फिर 2000 पे आ गई। तो ये मोमेंटरली चेंजेस है। तो इसको ऑब्जर्व करता है सर्किट ब्रेकर अनटिल कि वो 4 सेकंड तक यही सिचुएशन है, उसके बाद वो ट्रिप कर जाएगी। तो इसको मोमेंटरली करंट जो फ्लो करेगी सर्किट ब्रेकर में उसको कहा हुआ है। उसके अलावा फ्रिक्वेंसी होती है किलो वोल्ट के अंदर, वोल्टेज का लेवल होता है कि कितने वोल्टेज तक ये ऑपरेट कर सकता है इट में है, और इंटरप्टेड करंट की वैल्यू कितनी हो तो इंटरप्ट कर जाएगा एट द वोल्टेज ऑफ द लाइन इन विच इट इज प्लेस्ड। In order to approach the problem of calculating the initial current, अब हमने in order to approach the problem of calculating the initial current when a system is short-circuited, consider what happens when an AC voltage is applied to a circuit containing constant values of resistance and inductance। अब हमने जो है कैलकुलेट करना है इनिशियल करंट के वैल्यू को कि जब फॉल्ट आ जाए तो वो ट्रांजिएंट्स जिसको हम कहते हैं वो कैसे होंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक आर एल सर्किट कंसीडर कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है और दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो ये डिपेंड करता है कि एसी वोल्टेज हम कब जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी हम कब इसको एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइटेशन दे रहे हैं। लेट द अप्लाइड वोल्टेज बी वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इस इक्वेशन को हम पहले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। वी मैक्स का क्या मतलब है, वेयर टी इज जीरो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द वोल्टेज। जिस तरह इस तरह करंट का कर्व है, वोल्टेज का कर्व है। फॉर एग्जांपल हेयर इज टी एक्स एक्सिस के ऊपर, हेयर इज वी ऑफ टी। अगर मैं आपको बता दूं, हेयर मेंशन करूं वी ऑफ टी,
तो ये जो कर्व फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का कर्व है साइनोसॉइडल, तो यू कैन सी टी इज इक्वल टू जीरो, इस इंस्टेंट के ऊपर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, देन एल्फा डिटरमिन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब हम सर्किट को क्लोज कर रहे हैं तो जो एंगल बन रही है वोल्टेज की, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज का हमें उस एंगल से पता चलेगा कि ये एंगल कितनी है जिसके पे हम क्लोज कर रहे हैं सर्किट को। इफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज जीरो एंड इंक्रीजिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस इंस्टेंट के ऊपर t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड के ऊपर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो है। सो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है जस्ट लाइक यू कैन सी फ्रॉम हेयर, तो फिर क्या होगा, व्हेन इट इज अप्लाइड बाय क्लोजिंग द स्विच अल्फा इज जीरो, if the instantaneous voltage is zero and increasing in a positive direction when it is applied by closing the switch, alpha is zero, तो अल्फा जो है वो जीरो हो जाएगी अगर वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड के ऊपर। इफ द वोल्टेज इज इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आप यू कैन सी फ्रॉम हेयर फॉर एग्जांपल दिस इज अ वी मैक्स, लेकिन आपको इसका पता है दिस इज एंगल पाई बाई टू या एंगल 90 है। अगर हम इसी इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज के इस एंगल के ऊपर सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज पाई बाई टू, आप ये लें या यहाँ पे लें, दिस इज आल्सो पाई बाई टू, इसको मैं ले रहा हूँ पाई बाई टू, एल्फा इज पाई बाई टू। तो जो मैक्सिमम के ऊपर हम क्लोज करेंगे तो ये इस एंगल एल्फा की वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी आपको पता है बाय यूजिंग केवीएल। अगर सिंपल हमारे पास इस तरह सर्किट है, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, तो यू कैन सी आप यूजिंग
फिगर 10.1 ए, इस फिगर की बात कर रहे हैं, शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 10.2। ये दिस इक्वेशन 10.2 है, जिसके अंदर एक ये टर्म है, दूसरा टर्म ये है। दिस इज डीसी कंपोनेंट टर्म, स्टेडी स्टेट करंट की जो वैल्यू है व्हेन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू जीरो है या पाई है, तो यहाँ पे कोई डीसी कंपोनेंट की वैल्यू नहीं है। साइनसॉइडल आप सिग्नल देख रहे हैं जो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर है, आ जाती है, एक स्टेबल स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ट्रांजिएंट्स नहीं है। If the switch is closed at a point on the voltage wave such that alpha minus theta is equal to plus pi by 2 minus pi by 2, तब जाके डीसी कंपोनेंट अपेयर होंगे। द डीसी कंपोनेंट हैज इट्स मैक्सिमम इनिशियल वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज अगेन टाइम, लेकिन स्टेबल कब से हो जाता है, फ्रॉम यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑलमोस्ट यहाँ से दिस इज स्टेडी स्टेट वैल्यू बन जाती है, और उससे पहले जो ये वैल्यू आ जाती है दिस इज डीसी डिकेइंग कंपोनेंट, जिसको हम टर्म 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको डेसी कंपोनेंट कहते हैं, जो कि ट्रांजिएंट्स होते हैं नॉर्मली, विच इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ साइनोसॉइडल कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाती है, क्योंकि वो वाली एवरेज वैल्यू हो जाती है। यू कैन सी, अगर इसका एवरेज निकालें, सो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर हम वोल्टेज को, स्विच को क्लोज कर रहे हैं, वोल्टेज को कौन से एंगल के ऊपर रखें कि हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाए या डीसी कंपोनेंट की वैल्यू आ जाए। सो हमें पता चला कि अगर वोल्टेज के एंगल को हम 0 डिग्री पे रखें या 180 पे रखें तो डीसी कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू पे रखेंगे
बनेगी। करंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज़ अ स्टेडी स्टेट वैल्यू, और ये ट्रांजिएंट्स वैल्यू है जो कि इनिशियली अनलोडेड सिंक्रोनस जनरेटर है, वो पहले से शॉर्ट सर्किट था। तो यू कैन सी के स्टेडी स्टेट केस में करंट के मैग्नीट्यूड कितना है और यहाँ पे कितना है, जो कि डिकेइंग होता है वक्त के साथ साथ।
So this was all about today's lecture. Thank you very much for listening.